गुड इवनिंग टू एवरीवन। रेक्टिफायर की इस क्लास में आज हम देखेंगे सेंटर टाइप रेक्टिफायर के बारे में। जनरली जो रेक्टिफायर होता है वो टू टाइप्स का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का इस्तेमाल एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने में किया जाता है। तो आज हम देखेंगे रेक्टिफायर की जो दो क्लासेस होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और इन ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये टू टाइप्स का होता है, सेंटर टाइप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज की हमारी क्लास जो है सेंटर टाइप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में है। तो आज हम देखेंगे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, किस प्रकार वर्क करता है। सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें एक जनरली सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक हम ट्रांसफार्मर लेते हैं, सेंटर टाइप्ड ट्रांसफार्मर। और ये जनरली ट्रांसफार्मर जो होगा स्टेप डाउन टाइप का होगा। तो एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, इसमें सेंटर टाइप्ड ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर मेन सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, एसी मेन सप्लाई, जो जनरली जो इंडिया में जो होती है वो 230 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज की होती है। इसमें जो दोनों डायोड्स लगाए जाएंगे वो दोनों डायोड जो होते हैं एक ही रेटिंग मान का होना चाहिए, यानी कि एक ही टाइप का जो है डायोड होना चाहिए। इसमें दो डायोड लेते हैं और इन दोनों डायोड्स को जो होता है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसे कनेक्ट किया जाता है। और इस सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का जो सेंटर टाइप पोर्शन होता है, यहाँ पर जनरली जो होता है लोड लगाया जाता है। और इन डायोडों का नेम रखा जाए तो ये डायोड अगर इसको D1 के नाम से कहा जाए और इस डायोड को D2 के नाम से इंडिकेट किया जाए। और यहाँ पर जो है हमारा लोड है, अगर इस लोड को टर्मिनल यहाँ पर टर्मिनल A कहा जाए और ये टर्मिनल जो है टर्मिनल B AB के रूप में अगर इंडिकेट किया जाए। और ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। अगर इसके पोर्शंस को यहाँ पर X, यहाँ पर Y और इसकी O माना जाए, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको P और Q के रूप में अगर इंडिकेट किया जाए तो यह है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अगर इसकी वर्किंग को देखें तो जितने वोल्ट की हमें डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उतने मान के अराउंड जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। जैसे हमें अगर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो जैसे 12 वोल्ट की अगर डीसी सप्लाई चाहिए या 9 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई चाहिए तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो होगा वो जनरली जो है 9 वोल्ट के आसपास या 12 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पी क्यू पर मेन सप्लाई है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसे हमें 9 वोल्ट की अगर डीसी वोल्टेज चाहिए तो 9 वोल्ट के अराउंड जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज आएगी 9 वोल्ट एसी आएगी, 9 वोल्ट एसी के आसपास यहाँ पर एसी सप्लाई आएगी। तो इन डायोड्स को मिलने वाली जो एसी इनपुट वोल्टेज होगी वह 9 वोल्ट एसी होगी। तो इसको अगर ड्रा करें यहाँ पर, यानी इस वोल्टेज को अगर VI इनपुट वोल्टेज माना जाए, जो कि इन दोनों डायोड्स की मिलने वाली है। तो चूंकि यह सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर जो X और O के बीच में जो एसी वोल्टेज होगी वो 9 वोल्ट होगी। उसी प्रकार O और Y के बीच में जो एसी वोल्टेज होगी वो भी 9 वोल्ट की होगी एसी वोल्टेज। और X और Y के बीच में अगर वोल्टेज को देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट 18 वोल्ट एसी वोल्टेज होगी। तो चूंकि डायोड्स को इंडिविजुअल जो है 9 वोल्ट एसी मिल रही है D1 को यहाँ से X और O से, और यहाँ OY से भी 9 वोल्ट एसी वोल्टेज मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज जो जनरेट होगा या क्रिएट होगा वह भी लगभग 9 वोल्ट होगा। इन डायोड्स में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि जनरली जो होता है 0.7 वोल्ट के अराउंड होता है, उतना लगभग माइनस हो जाएगा। और इस वायर्स में जो भी रेजिस्टेंस होगी उसके अराउंड, उसके आसपास जो है उसके मान के बराबर जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग होगा वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्टेड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर दोनों डायोड्स D1 D2 को जो है 9 वोल्ट एसी मिल रही है। इस एसी वोल्टेज को अगर ड्रॉ करें तो यह है इनपुट सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डोमेन। और यदि आउटपुट की वेव को अगर ड्रॉ करें, आउटपुट वोल्टेज जो कि इस लोड पर मिलने वाला है, जो कि डीसी वोल्टेज होगा, तो देखते हैं कि किस प्रकार ये डीसी वोल्टेज देगा। जब एसी मेन सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो अगर यहाँ पर प्लस वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पर माइनस वोल्टेज हो रहा है, तो यहाँ पर X पर भी जो पॉजिटिव वोल्टेज होगा और यहाँ पर जो है माइनस वोल्टेज क्रिएट होगा। और वो जो है इसका जो है न्यूट्रलाइज पोर्शन टर्मिनल है, एनोड पोर्शन है, और ये डायोड का कैथोड है। यह जो है डायोड का एनोड टर्मिनल है और यह डायोड का जो है कैथोड टर्मिनल है। तो डायोड D1 के एनोड को जो है यहाँ पे पॉजिटिव डीसी वोल्टेज मिल रही है, और कैथोड को अगर देखा जाए तो कैथोड को नीचे से यहाँ पर नेगेटिव डीसी वोल्टेज मिल रही है। तो इस समय यह डायोड D1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस केस में हो जाएगा। और डायोड D2 को अगर देखें तो डायोड D2 के एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज है और कैथोड पर जो है ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है। तो यह जो डायोड होगा वो सिंपली जो है रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। एसी सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई के रूप में अगर डिनोट करें तो इनपुट सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो कि लगभग 9 वोल्ट के आसपास एसी वोल्टेज मानकर चल रहे हैं,
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और डायोड D2 जो है रिवर्स बायस में होगा। तो डायोड D1 सिंपली ऑन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से, और डायोड D2 जो है ऑफ रहेगा क्योंकि रिवर्स बायस में है। डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस कंडीशंस में ही ऑन होता है, डायोड यूनिपोलर कंपोनेंट्स होता है। तो जब यह डायोड ऑन होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी फॉरवर्ड बायस में एनोड से कैथोड की तरफ, इसमें करंट फ्लो होगी एनोड से कैथोड की तरफ, जो कि इस लोड में जाएगी। और ये करंट नीचे की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि यह डायोड जो है सिंपली टर्न ऑफ है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यह करंट जो है लोड में फ्लो होगी, तो लोड ए में इन करेगी करंट और लोड बी से होते हुए टर्मिनल से ये बाहर की तरफ आउट होगी। तो इस प्रकार इसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। और इस करंट को अगर I1 मान लें तो करंट इसमें जो है लोड ए में इन करेगी, बी में आउट करेगी। तो अगर ए पॉइंट पर इन कर रही है वोल्टेज तो करंट तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर जब करंट आउट करेगी तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। और चूंकि डायोड जो होता है ये सिलिकॉन मटेरियल या जर्मेनियम मटेरियल से बना होता है, अगर सिलिकॉन मटेरियल से बना है तो लगभग जो है 0.7 वोल्ट जो है वोल्टेज या ड्रॉप कर लेगा। तो जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वह वोल्टेज इस लोड पर जो है क्रिएट होगा या आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। तो लगभग जो है 8.3 वोल्ट के आसपास जो है वोल्टेज क्रिएट होगा। इसको अप्रॉक्सीमेट अगर 9 वोल्ट मान लें, अगर डायोड की ड्रॉप वोल्टेज को अगर नेग्लिजिबल मान लिया है तो लगभग 9 वोल्ट जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। और इसका वेव भी जो है AC सप्लाई की तरह ही होगा, क्योंकि लगभग अगर इसको 9 वोल्ट के रूप में आउटपुट वोल्टेज को मान लिया जाए तो लगभग 9 वोल्ट ही जो है प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब AC मेन सप्लाई के जब नेगेटिव हाफ फेज की वोल्टेज की अगर बात करें तो P टाइप, जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी तो P टाइप अगर नेगेटिव वोल्टेज होगा, Q पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो X पर जो है नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, Y पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो उस समय डायोड D1 को यह 9 वोल्ट इस तरह का प्राप्त होगा और D2 को जो है यह 9 वोल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। और इस पाई से 2 पाई के कंडीशंस में डायोड D1 के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, कैथोड को नीचे से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो डायोड D1 जो होगा वो सिंपली रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। और डायोड D2 के एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है और इसके कैथोड को ऊपर से नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो डायोड D2 जो होगा सिंपली फॉरवर्ड बायस कंडीशंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर डायोड D1 जो है रिवर्स बायस में है, डायोड D2 जो है फॉरवर्ड बायस केस में है। चूँकि यह डायोड D1 जो है रिवर्स बायस में है इसलिए यह डायोड सिंपली टर्न ऑफ रहेगा, और ये फॉरवर्ड बायस में है तो यह डायोड जो है सिंपली ऑन हो जाएगा। और जब यह डायोड जब टर्न ऑन होगा तो इसमें करंट जो फ्लो होगी एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगी, तो इसमें करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगी। और ये करंट जब यहाँ पर जाएगी तो यह करंट ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगी क्योंकि यह डायोड जो है ऑफ है। जब डायोड ऑफ है तो यह सर्किट जो है लाइक ओपन सर्किट के रूप में बिहेव करेगी। तो करंट जो होगी एनोड से कैथोड की तरफ जाने के बाद ये सिंपली लोड में फ्लो होगी और लोड ए में इन करेगी और बी से जो है करंट आउट करेगी और इसी में सर्कुलेट करती रहेगी। तब तक सर्कुलेट करेगी जब तक कि इनपुट सप्लाई का जो है पाई से 2 पाई का फेज कंप्लीट न हो जाए। तो इस तरह इसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा वो एनोड से कैथोड यानी कि लोड ए में इन करेगी, बी से आउट करेगी। तो इस केस में भी यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट होगा और बी पर जो है नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होगा। और ठीक यह वैसा ही केस है जैसे जब डायोड D1 जब ऑन था तो उस समय भी लोड ए पर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा था, बी पर जो है नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा था। यानी कि इस नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई के कंडीशंस में भी लोड ए पर पॉजिटिव वोल्टेज और बी पर नेगेटिव वोल्टेज है, तो यह वेव जो बनेगा यहाँ पर सेम वैसा ही बनेगा जैसे प्रीवियस में बना है 0 से पाई के केस में। तो पाई से 2 पाई के केस में भी सेम वैसा ही वोल्टेज क्रिएट होगा जिस तरह से वोल्टेज से 0 से पाई के केस में जब जो वोल्टेज क्रिएट था। और यह भी वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट उतना ही वोल्ट होगा जितना कि डायोड D1 से जो करंट फ्लो हो रही थी लोड में, क्योंकि दोनों डायोड जो होते हैं सेम रेटिंग मान के होने चाहिए, सेम रेटिंग मान के इसमें लगाए जाते हैं। तो अगर इसमें करंट के एनालिसिस को अगर देखें तो ये जो पाई से 2 पाई के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है वो डायोड D2 की वजह से फ्लो हो रही है, और जो पहले केस में जो करंट फ्लो हो रही थी वह डायोड D1 की वजह से फ्लो हो रही थी, क्योंकि डायोड D1 इसमें ऑन था और D2 जो है इसमें ऑन था। उसी समय इस केस में अगर देखें तो इस समय D2 जो था वो ऑफ था और इसमें इस केस में D1 जो है टर्न ऑफ है रिवर्स बायस में होने की वजह से, D1 जो है ऑफ है। फिर इसी प्रकार जो है जब इनपुट सप्लाई का फिर से सप्लाई जब चेंज होगा, जब 2 पाई से 3 पाई में देखें तो फिर से जब अगेन जब पॉजिटिव फेज आएगा तो सेम वही केसेस होगा, यहाँ पे प्लस वोल्टेज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वोल्टेज हो जाएगा। तो उस समय यह डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और यह डायोड जो हो जाएगा वो रिवर्स बायस केस में हो जाएगा। और जब यह फॉरवर्ड बायस केस में डायोड D1 हो जाएगा तो करंट जो होगी इसकी वजह से फ्लो होगी जिसका डायरेक्शन एनोड से कैथोड होगा। और फिर जब सप्लाई का जब मान फिर से अगेन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज यहाँ पे प्लस वोल्टेज होगा, तो फिर से यह डायोड जो होगा 3 पाई से 4 पाई में जो है डायोड D2 जो है ऑन हो जाएगा, D1 जो है ऑफ हो जाएगा और ये प्रोसेस लगातार रिपीटली चलती रहेगी। तो 2 पाई से 3 पाई में देखा जाए तो जो करंट फ्लो होगी वो डायोड D1 की वजह से फ्लो होगी, क्योंकि D1 इसमें जो है ऑन हो जाएगा और इनपुट सप्लाई के नेगेटिव फेज में 3 पाई से 4 पाई के बीच में D2 की वजह से करंट फ्लो होगी। इस समय D2 जो है टर्न ऑन होगा।
और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस जो है चलती रहेगी, ताकि इसमें जो है एसी सप्लाई इन दोनों डायोड्स को मिलती रहेगी। तो इस प्रकार इस लोड पर मिलने वाले अगर इस वोल्टेज को अगर एनालिसिस करें, तो चूंकि इन दोनों डायोड्स को जो इनपुट सप्लाई मिल रही है वह एसी वोल्टेज मिल रही है, इसमें दोनों फेज है, और लोड पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो उसमें सिर्फ एक ही फेज है, यानी कि इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, नेगेटिव साइकिल्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह सप्लाई जो है या यह जो वोल्टेज है वह डीसी वोल्टेज है। तो इनके अगर एवरेज मान को देखें तो इनका यह एवरेज मान होगा, और यह एवरेज मान इंडिकेट करता है कि ये जो करंट है वह डीसी करंट है। इस प्रकार सेंटर टैप फुल ऑफ रेक्टिफायर जो होता है वह एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है।